वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज है, जो इथोस हैं, बेसिकली हमें हिस्ट्री में कहाँ से मिली हैं, तो हिस्ट्री में से हमने क्या क्या सीखने को मिला है, तो वो हम पढ़ रहे थे। और उसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो कब तक है, तो बेसिकली हम लास्ट इसमें देखेंगे 1853 तक हमने इसमें देखा था। और उसके बाद से 1858 के बाद से हम कहां देखते हैं, उसको हम देखते हैं क्राउन रूल के अंदर। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। 1853 तक हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, कहां पे कोई चीज आ रही है तो क्यों आ रही है, उस चीज को एक एक चीज को हमने देखते गए हैं। कहीं पे मुश्किलें क्या क्या आई, वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। हमने जो हमारा जो फर्स्ट क्राउन कंपनी रूल वाला डिस्कस किया था, उसको बहुत डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस किया है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम जो है आज क्राउन रूल से शुरुआत करेंगे, जहां पे हम 1858 से शुरू करेंगे। लास्ट वाला जो, अगर हम आपको याद हो, तो लास्ट वाला हमारा चार्टर एक्ट जो बेसिकली आया था, तो कौन सा था, तो अगर आपको याद हो तो वो हमारा था 1853 का। लेकिन अब जो एक्ट आएंगे उसे क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब ये हमारा जो बेसिकली हम कहेंगे 1857 में हमने देखा था क्या हुआ था। 1857 में सभी ने देखा था, एक रिवॉल्यूशन हुआ था, और उस रिवॉल्यूशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर लेके ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंदर सारे टेरिटरीज को कर लिया था। अब यहाँ पे कंपनी रूल नहीं है, अब डायरेक्ट हम कहेंगे कि ब्रिटिशर्स का रूल है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट की स्थापना उन्होंने बोला था कि अब हम इंडिया को एडमिनिस्टर करेंगे, अब यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे हम, अब यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से हम कहेंगे कि वो सरकार की स्थापना करेंगे, और यहाँ सरकार की स्थापना करेंगे तो यहाँ पे अब वो लेके आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इतनी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहलाया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहलाया। अब इसमें हुआ क्या क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया क्यों। इससे पहले तक EIC थी। 1857 में रिवॉल्यूशन देखा। अब लोग समझ चुके थे कि ये जो ट्रेड करने आए हुए हैं, ट्रेड करने के साथ साथ यहाँ पे लूटिंग इनकी इतनी ज्यादा चल रही है कि ये इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी वो हमारी आ गई थी, और ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारा चल रहा है, उसी को लोग, और उसके अलावा बहुत सारे रीजन भी थे, रिलीजन के हिसाब से। देन उसके बाद लेबर्स के अपने रीजन थे, पीजेंट्स के अपने रीजन थे, एग्रीकल्चरलिस्ट जितने फार्मर्स थे उनके अपने रीजन होते थे, नवाबों के अलग रीजन होते थे, सभी के अपने अपने रीजन थे। सब किसी न किसी तरीके से गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उनके खिलाफ उनका गुस्सा अचानक फूटता है, और 1857 यानी 1857 की क्रांति में या उसके रिवॉल्यूशन में वो दिखाई देता है। उसके बाद जब इस रिवॉल्यूशन को दबा दिया जाता है, अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक बात बैठ गई कि इंडियंस, अब उनको पता लग गया कि तुम्हारा क्या तरीका है। तो उनको अब ये पता है कि ये कभी भी अब रिवॉल्यूशन दोबारा भी कर सकते हैं, जो चीज एक बार हो सकती है वो दोबारा भी हो सकती है। तो अब वो किस तरह से पॉलिसीज लेके आएंगे, तो उनकी वे ऑफ थिंकिंग इस तरह से रहेगी कुछ कि आगे रिवॉल्यूशन ना हो। हमेशा जब रिवॉल्यूशन हो गया है तो हमेशा आगे से हम बच के चलेंगे, आगे से उनके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आगे से कोई रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो पॉलिसीज किस तरह की आएंगी, और उसी हिसाब से वो पॉलिसीज लेके आए, और उसी हिसाब से पहली जो पॉलिसी आई, और पहली पॉलिसी जो है उसको बोला 1858 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसको उन्होंने नाम दिया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि नाम तो इन्होंने एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया, लेकिन इसमें ऐसा कोई खास इन्होंने चेंज इंडिया में किया नहीं। जो ज्यादा चेंज हुआ वो चेंज हुआ ब्रिटेन में, इंडिया में तो इसमें बहुत कम चेंज हुए। तो क्या क्या चेंज हुए एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया से खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो इंडिया से खत्म कर दिया। अब यहाँ पे किसका रूल आ गया, यहाँ पे क्राउन ने सब कुछ अपने अंडर ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर किसको ट्रांसफर होगी, कंपनी टू क्राउन। पावर यहाँ पे कंपनी से क्राउन की तरफ ट्रांसफर हो गई। क्लियर है। उससे आगे देखते हैं। तो इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। अब इंडिया में जो गवर्नमेंट चलेगी वो किसके नाम पे चलेगी,
हर मैजेस्टी के नाम पे, यानी कि क्राउन के नाम पे चलेगी। जो भी यहाँ काम होगा वो क्राउन के नाम पे होगा। अगर हम आज का हम सिनेरियो देखें, आज पे सारे काम किसके नाम पे होते हैं? अगर हमने देखा हो तो सारे काम हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। कोई भी अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से कोई काम नहीं करता है, प्रेसिडेंट भी ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जब सारी पावर किसके हाथ में चलेगी, या क्राउन के हाथ में चलेगी, तो सारे काम किसके नाम से होंगे? सारे काम जो है यहाँ पे हर मैजेस्टी के नाम से यहाँ पे होने लगे। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसके नाम से काम गवर्न कर रही है, किसके नाम से रूल कर रही है? हर मैजेस्टी या फिर क्राउन के नाम से रूल कर रही है। यहाँ पे जैसे अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि 1773 में, उसके बाद हमने देखा 1833 में, और उसके बाद अब हम देखेंगे 1858 में कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंज हुए अगर आप इसको याद कर पा रहे हैं तो सबसे पहले, इससे पहले हमारे यहाँ पे गवर्नर्स होते थे। क्या होते थे? गवर्नर्स होते थे। उनको चेंज करके, गवर्नर को चेंज करके उन्होंने एक गवर्नर को ज्यादा पावर दी और उनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वारेन हेस्टिंग्स, सबको याद होगा। गवर्नर को चेंज करके इन्होंने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऐसे ही नेक्स्ट चलेंगे 1833 में। तो 1833 में क्या हुआ? 1833 में इन्होंने बोला कि नहीं, हमें थोड़ा सा और कंट्रोल की जरूरत है। तो इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके इन्होंने इसको बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक, सभी को पता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का चेंज हुआ। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, लेकिन अब गवर्नर जनरल तो किसके थे? गवर्नर जनरल तो कंपनी के होते थे, लेकिन अब कंपनी तो रही नहीं, तो गवर्नर जनरल रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया जाएगा और इसको अब हम बोलेंगे वाइसरॉय। क्या बोलेंगे? वाइसरॉय। अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको कहा जाएगा वाइसरॉय। और पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग हमारे पहले वाइसरॉय थे। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसरॉय थे। वाइसरॉय क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, राज प्रतिनिधि, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कि एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव है। किसका? क्राउन का। क्राउन की तरफ से यहाँ पे इंडिया में कौन गवर्न कर रहा है? वाइसरॉय गवर्न कर रहा है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। उसके बाद और क्या चेंज हुआ? सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, लेकिन बाद में उसको स्प्लिट कर दिया गया था 1784, अगर आपको याद आ रहा हो। एक तरफ हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था और एक तरफ हमने क्या बनाया था? एक तरफ हमारा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक तरफ हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये दोनों कर रहे थे, ये इनको कॉमर्शियली कंट्रोल करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉमर्शियली कंट्रोल करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अगर आपको याद हो तो ये पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे थे। अब आप एक बात बताइए, जब मैंने बोला कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही, कंपनी का रूल ही नहीं रहा, तो ये किसको कंट्रोल करेंगे? ये किसको कंट्रोल करेगा? ये तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए थे ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है तो इनकी जरूरत होगी? नहीं होगी। तो इसी वजह से अब ना ये रहा ना ये रहा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया 1858 में। इसकी जगह पे अब हमारे क्या आ गए हैं? वाइसरॉय आए हैं। अब वाइसरॉय के ऊपर भी तो किसी को बैठाना पड़ेगा, तो किसको बैठाएं? तो यहां पे इसके ऊपर बैठाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। किसको बैठाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करके इनका पूरा नाम यहां पे रहेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे ये किसके मेंबर हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। क्या ये पार्लियामेंट के मेंबर थे? नहीं। अब अगर आप ध्यान से अगर आप देख रहे हो
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक बड़ा अच्छा सा रूल होता है जो मैं आपको शुरू के लेक्चर से बताता रहा हूं। क्या रूल होता है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये रूल होता है। अब यहां पे एक मिनिस्टर हमने बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये एग्जीक्यूटिव होगा। ये बैठा कहां पे है? पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, तो ये उसके प्रति जवाबदेह होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कहेंगे कि एक तरह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट के प्रति, और पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राउन के प्रति, क्राउन के अंडर रहेगा। तो एक तरह से हमने फिर से वही लेवल बनाए हैं। वॉइसराय है, वॉइसराय के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ऊपर क्राउन है। ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर हम कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का हमने एक स्थापना की है यहाँ पे इंडिया में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने बनाने की कोशिश की बाय द वे ऑफ वॉइसराय। वॉइसराय की मदद से हमने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहाँ पे स्थापना करने की कोशिश की। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अगर इंडिया में कोई भी काम होगा उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी गड़बड़ इंडिया में होती है तो इसको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, तुमने क्यों नहीं कंट्रोल किया। तो इसको हम कहेंगे कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के काम किया गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ताकि दोबारा से ऐसा फिर से कोई रिवॉल्यूशन ना हो। तो एक तरह से किसी एक जिम्मेदार आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? ये हमारी चेंज हुई। गवर्नर जनरल को वॉइसराय बना दिया गया। नया जो पहला वॉइसराय बना था कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश किया। क्यों किया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये तो उनके लिए थे, वो नहीं है तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जो डबल गवर्नमेंट हमारी 1784 में शुरू हुई थी, जहां पे हमने दो दो जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर राज करना शुरू किया था, वो सिस्टम खत्म हो गया। क्लियर है? ड्यूअल गवर्नमेंट किसने की थी? अगर आपको याद हो तो इसको ध्यान रखना, ये चीजें बड़ा कंफ्यूज करते हैं लोग। ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब तक चली थी ये? अगर आपको याद आ रहा हो तो, इसका थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो, कब तक चली थी? 1765 से शुरू हुई, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे खत्म कर दिया। उसके बाद 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरफ बीओसी आ गया, एक तरफ सीओडी आ गया, है ना। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? डबल गवर्नमेंट का एक तरह से हम कहेंगे कि वो खेल शुरू हो गया। और ये डबल गवर्नमेंट कब तक चला? 1784 से, तो अभी हमने देखा 1858 तक। इतनी चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब वाइसराय के ऊपर किसको बैठाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था? ये मेंबर होता था किसका? ब्रिटिश कैबिनेट का। और इसके साथ में अगर हम कहेंगे, इसको हेल्प करने के लिए हमने इसके साथ एक 15 मेंबर की एक काउंसिल भी बनाई। कितनी? 15 मेंबर की काउंसिल बनाई, जिसे हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि अकेला कैसे करे, इसको हेल्प के लिए चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर है भाई, कुछ तो डिपार्टमेंट चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने काउंसिल ऑफ इंडिया करके 15 मेंबर दे दिए और बोले इनके मदद से आप इंडिया के ऊपर गवर्न करो। ये 15 बंदों की मदद से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता था? इंडिया के ऊपर गवर्न करता था, वॉइसराय को अपने कंट्रोल में रखता था। और ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसको इन्होंने क्या बनाया? इसको हम कहेंगे कि एक तरह से एक बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी का इन्होंने नाम दिया। कॉर्पोरेट बॉडी से क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं कि इसको इन्होंने एज ए कॉर्पोरेट बॉडी कंसीडर किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर केस चलाया भी जा सकता है और ये लोग भी मिलकर किसी के ऊपर केस चला सकते हैं। अगर मैं कहूं, अगर आपको किसी के ऊपर केस करना है तो केस करने के लिए सामने कोई होना तो चाहिए जिसके ऊपर केस किया जाएगा। क्या बोलोगे मैं पार्लियामेंट के ऊपर केस कर रहा हूं? पार्लियामेंट के ऊपर केस पॉसिबल है? नहीं होता।
तो किसी न किसी एक बॉडी के ऊपर करना पड़ेगा। तो हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 मेंबर की जो काउंसिल ऑफ मेंबर बनाए, इसको हमने एक एज ए कॉर्पोरेट बॉडी हमने कंसीडर किया, और इनको हमने क्या किया कि जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो उनके लिए इनके ऊपर केस किया जा सकता है, या कोई और गड़बड़ करता है तो ये लोग मिलकर उसके ऊपर केस कर सकते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना। अब यहाँ पे वायसराय किसका सबऑर्डिनेट है? वायसराय हमेशा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सबऑर्डिनेट रहेगा। तो हम कहेंगे एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। वायसराय के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके ऊपर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर क्राउन। तो जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है सभी की आपस में एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है। अभी 1858 के हिसाब से अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो ये एक्ट क्या था? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे हमने शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे ये तो इमीडिएट एक्शन था, ये तो इमीडिएट एक्शन था, क्योंकि 57 में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके जस्ट बाद कुछ करना था तो ये कर दिया। अब लेकिन थोड़ा बहुत टाइम चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। अब धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया था। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत कि सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो 1773 में हुई थी, वो 1833 में हम कहेंगे कि एक अपने जेनिथ पे थी या टॉप पे थी, जहां पे हम कहेंगे कि 1833 में पूरी तरह से सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी। अगर मैं कहूं कि कोई गुस्सा है किसी से, जैसे हम यहां कहेंगे कि इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में थे ब्रिटिशर से, क्रांति कर सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनको दबाने के लिए हम कह सकते हैं कि इंडियंस को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। कैसे? कि उन्हें बोलेंगे कि अब जो गवर्नमेंट है, पहले तो कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन अब जो है कौन रूल कर रहा है? क्राउन रूल कर रहा है, और क्राउन यहाँ के लोगों की भलाई चाहती है। क्राउन चाहती है कि यहाँ के लोग अपने लिए खुद कानून बनाए। तो इसीलिए धीरे धीरे इनमें क्या हो जाएगा, जितने भी काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारी बनी थी 53 में, उसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो गया, उसके बाद धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव में हमारा इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये कहानी चलेगी हमारी। और उसके लिए अगर हम देखें तो बीच में हमारे 3 एक्ट आए। क्या 3 एक्ट आए? इनको बोला जाता है काउंसिल एक्ट्स। इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, ये 3 एक्ट आए थे। इन तीनों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्या क्या था? सबसे पहला 1861, दूसरा आएगा 1892 में, और तीसरा आएगा 1909 में। इनको जब हम पढ़ रहे हैं तो उनसे जस्ट पहले ऐसी क्या बड़ी चीज हुई थी जिसकी वजह से इनमें चेंज आने के चांसेस हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 1861 को जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे जस्ट पहले हमें पता है कि 1857 में हमारा रिवॉल्ट हुआ है। 1892 को पढ़ रहे हैं तो उससे जस्ट पहले, कुछ ही साल पहले हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई है। अगर हम 1909 को देख रहे हैं तो उससे जस्ट कुछ साल पहले ही, 2-4 साल पहले ही अगर हम देखेंगे तो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। तो ये बड़े बड़े इवेंट थे जो इनसे जस्ट पहले हुए हैं, जिसकी वजह से इनमें आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। तो सबसे पहले हम 1861 को पढ़ते हैं। 1861 किस लिए आया था? तो 1861 किस लिए आया है? तो अभी जैसे मैंने पहले बोला कि 1858 तो जस्ट इमीडिएट बाद आ गया, लेकिन इंडियंस को दोबारा से रिवॉल्ट ना कर दें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? 1861 लेके आए, और 1861 में हमने बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की। तो उसमें क्या क्या किया? सबसे पहला कि कुछ इंडियंस को अपने साथ मिला लो। तो इन्होंने क्या किया? कुछ इंडियंस को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। किसमें? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने देखा था 1853, अगर आपको याद आ, 1853 में जो वायसराय की जो काउंसिल होती थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाएगी, और उसके बाद दूसरी रहेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये 2 काउंसिल हो गए। अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में ध्यान रखना इन दोनों का। अब मैं इन दोनों को अलग अलग करके बताता रहूंगा तो कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू किया, लेकिन ये जो इन्वॉल्वमेंट था ये नॉमिनेशन के द्वारा था। कौन नॉमिनेट करेगा? वायसराय नॉमिनेट करेगा। वायसराय चाहे तो किसी को भी नॉमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे नॉमिनेशन शुरू हो गया। नॉमिनेशन शुरू होगा तो यहां पे अगर हम देखें
तो बोला गया कि 6 से लेके 12, कितने 6 से लेके, अगर हम देखेंगे कि 6 से लेके 12 तक आप कितने भी मेंबर रख सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन उसमें बोला कि 50% मेंबर आपके इंडियंस होने चाहिए। तो इन्होंने 6 मेंबर रखे, 6 में से 3 हमारे इंडियन हो गए, 6 में से 3 हमारे इंडियन हो गए, और उन 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया किसके द्वारा, वायसरॉय के द्वारा, वायसरॉय के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। तो कौन थे वो 3 इंडियन, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये 3 थे। अब इनको समझ में आया कि सेंट्रलाइजेशन से हमारा नुकसान हुआ, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, नीचे फिर से प्रोविंसेस में पावर को डिवाइड करना शुरू कर दिया। यहां से 1861 से एक और चीज की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, डिसेंट्रलाइजेशन की। अब हम धीरे धीरे हमारे जो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमारा कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो यहां से डिसेंट्रलाइजेशन आपका शुरुआत हो जाएगी। कहां से होती है डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत, आपके 1861 से। ये क्वेश्चन आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से हमारी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत दिखाई देगी। सेंट्रलाइजेशन कहां से शुरू हुआ था, 1773। अपने कल्मिनेशन पे या फिर टॉप पे उस पे कब पहुंचा था सेंट्रलाइजेशन, जहां पे सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया था, 1833। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे मतलब पता होनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है दोनों। यहां से हमारा डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ है। क्या हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रोविंसेस था उनको उनकी पावर दोबारा से देनी शुरू कर दी। तो हमने क्या किया, हमने लेजिस्लेटिव पावर किस किस की, मद्रास की और बॉम्बे की, इनको वापस लौटानी शुरू कर दी कि ये तुम्हारी पावर थी, तुम रखो। अब इतना बड़ा एम्पायर है, अकेले कैसे संभाले, तो यहाँ किसी न किसी को पावर देनी पड़ेगी लोअर लेवल पे, तो इन्होंने शुरू कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली, अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने 17 की बात बोल रहा हूं, 1859 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए थे। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, क्या शुरू हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत हमें कहां से दिखाई दी, 1858 से दिखाई दी, जहां पे एक को दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। वहीं पे लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर क्यों रहे, तो उसकी जो काउंसिल के जो मेंबर होते थे, सभी मेंबर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए। क्या दे दिए गए, डिपार्टमेंट दे दिए गए कि रेलवे का तुम रखो, हेल्थ का तुम रखो, एजुकेशन का तुम रखो, और ये डिपार्टमेंट बना के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को दे दी कि इससे रिलेटेड कोई भी काम है वो तो तू देख लेना, क्या करना तो तेरी जिम्मेवारी है। इसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम आज तक हमारे यहाँ पे है। हम आज भी देखते हैं, हमारा हेल्थ मिनिस्टर है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए सारे डिसीजन लेता है, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए डिसीजन लेता है, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए डिसीजन लेता है, पूरे देश में एजुकेशन के लिए डिसीजन लेता है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम हमारा कहां से शुरुआत होता है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है हमारा बेसिकली तो 1859 में कैनिंग ने शुरू कर दिया था, लेकिन जब एक्ट की बात आती है तो हमारा एक्ट कौन सा हो जाएगा, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू होता है। क्लियर है। तो यहां से भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत हो रही है। हमने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू कर दी, किसी एक को एक डिपार्टमेंट थमा दिया, बोले कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, वो यहाँ पे शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और यही पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा। तो यहां से हम कहेंगे कि इसकी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। देन उसके बाद जब मैंने बोला कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन शुरुआत हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन शुरुआत हुई है, तो उसी के साथ साथ क्या करेंगे, जो प्रोविंसेस हैं, जितने भी प्रोविंसेस बने हैं, सभी प्रोविंसेस में हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे एस्टेब्लिश कर दी। यानी कि अब कानून सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं बनेगा, प्रोविंसेस में भी अपने प्रोविंसेस के लिए वो कानून बना सकते हैं। तो वहां पे भी हमने क्या शुरुआत की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नीचे प्रोविंसेस पे भी बना दी। क्लियर इतना। और उसके बाद वायसराय को एक अलग से पावर दी गई कि इमरजेंसी के टाइम पे
इमरजेंसी के टाइम पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि कब वो लॉ बनाएंगे और मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना। इमरजेंसी के टाइम पे वायसराय को पावर दी ऑर्डिनेंस इशू करने की। क्या आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। जब भी हमारी कोई भी हम कहेंगे कि हमारा पार्लियामेंट जब भी सेशन में नहीं होती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे ही शुरुआत होती है कि इमरजेंसी के टाइम पे वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर मिल गई। तो यहाँ पे ये पावर मिल गई और इसके साथ साथ क्या बोला, ये ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी भी इन्होंने बता दी कि इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहेगी। तो आज भी तो ऐसा ही होता है कि ऑर्डिनेंस के द्वारा जो जितने भी किए गए हैं उनकी वैलिडिटी 6 महीने होती है, या तो उसको पार्लियामेंट अप्रूव करे, नहीं तो 6 महीने में खत्म। क्लियर है? तो ये भी, इसकी भी वैलिडिटी हमने 6 महीने रखी यहाँ पे वायसराय को जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर। और उसके बाद कितनी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्ट्रेंथ 6 से 12 मैंने ऑलरेडी बताई थी। 6 से 12 रहेगा, उनमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ देम टू बी नॉन ऑफिशियल, हाफ ऑफ देम टू बी नॉन ऑफिशियल। ये नॉन ऑफिशियल क्या होता है? कई लोग इस नॉन ऑफिशियल को मतलब लेते हैं कि ये इंडियन है, कि इंडियन को एसोसिएट कर दिया। लेकिन कौन से इंडियन? कई लोग बोलते हैं कि जहां पे नॉन ऑफिशियल का मतलब वो इंडियन से मतलब है, लेकिन ये कौन से इंडियन है? ये वो इंडियन है जो ऑफिशियल नहीं है। कौन से इंडियन है? जो ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल कौन होते हैं? तो ऑफिशियल वो होते हैं जो उनकी सर्विस में है, जो ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो तो ऑफिशियल हो गए। उसके अलावा जितने इंडियन बच गए जो किसी भी तरीके से इनकी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, वो नॉन ऑफिशियल कहलाएंगे। जैसे हम देखें, हमने नॉन ऑफिशियल में किसको लिया? राजा ऑफ बनारस को लिया। क्या ये कहीं सर्विस करता होगा? नहीं करता होगा, तो इसको हम नॉन ऑफिशियल बोलेंगे। इसको अटैच किया। हमने महाराजा ऑफ पटियाला लिया, सर दिनकर राव लिया, तो ये उनकी सर्विस में नहीं थे, तो इसीलिए इनको नॉन ऑफिशियल बोलते हैं। ठीक है? तो नॉन ऑफिशियल कौन हुए? जो उनके मिलिट्री सर्विसेज में नहीं है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं है, उनको बोलेंगे हम नॉन ऑफिशियल्स। तो नॉन ऑफिशियल्स में जनरली वो इंडियंस को लेते थे, तो यहाँ पे इंडियंस में नॉन ऑफिशियल हर जगह पे लिखा होगा, तो आगे इंडियन नहीं लिखा जाएगा। हर जगह पे मैं इसको नॉन ऑफिशियल लिख के चलूंगा। तो नॉन ऑफिशियल कौन है? जो इनकी सर्विस में नहीं है, बाहर के लोग जो हैं, सर्विस से बाहर के लोग जो हैं, उनको नॉन ऑफिशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्होंने बोला 50% आदमी कितने होने चाहिए? एटलीस्ट हाफ ऑफ देम टू बी नॉन ऑफिशियल। 6 से 12 तक इनकी स्ट्रेंथ रख सकते हैं, लेकिन हमने 6 रखी, तो यहाँ पे हमने 3 हमने नॉन ऑफिशियल्स ले लिए थे। कौन कौन से लिए? 3 इंडियन, इनके नाम पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम पे जो अटैच हुए थे। अब दिक्कत यहाँ पे एक आ गई कि हमने बेसिकली, अगर मैं थोड़ी सी इसकी कहानी बताऊं, तो ये वायसराय ने नॉमिनेट किए, तो वायसराय किन्हें नॉमिनेट करेगा? वायसराय ने, अगर आपको ध्यान दिया हो, तो उन्हीं को ही नॉमिनेट किया है जिन्होंने इनकी मदद की थी, या फिर जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग 1857 के रिवॉल्ट में। जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, उनको इन्होंने लगा लिया, नॉमिनेट कर दिया। इंडियन को रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं आप। ठीक है? तो एक तो ये कहानी होगी, नॉमिनेशन से आ रहे हैं। ठीक है? तो इतनी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि नॉमिनेशन से आ रहे हैं। दूसरी चीज इसमें देखते हैं कि जब हमने इनको इन्वॉल्व कर तो लिया है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, क्या इनको कोई पावर दी? क्या इनको कानून बनाने का अधिकार दिया कि ये कानून बना सकते हैं? कोई पावर नहीं दी। ध्यान रखना कि इनको लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया गया है, लेकिन इनके पास कोई पावर है नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे बस एक तरह से हम कहेंगे कि शांति दी गई है इंडियंस को कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो तो इनको कोई पावर मिली नहीं है, बिना पावर के काम कर रहे हैं, बिना पावर के इनको अटैच कर लिया। ठीक है? इतनी शुरुआत होगी। अब उसके बाद अगले काउंसिल एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले काउंसिल एक्ट की तरफ आप बढ़ोगे, कौन सा? 1892। तो इससे जस्ट पहले, कुछ दिन पहले क्या हुआ है? 1885 में आपको क्या दिखाई देगा? कांग्रेस की शुरुआत, कांग्रेस INC, कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी अगर आप देखने जाओ तो A.O. ह्यूम का नाम आता है। कई लोग उसको बेसिकली सेफ्टी वाल्व थ्योरी से जोड़ के देखते हैं। क्या होती है हिस्ट्री में, आप उसको देखना एक बार। ठीक है? तो अब इसको देखेंगे कि यहां पे इनको समझ में आया कि इंडियंस को हमें और इन्वॉल्व करना पड़ेगा,
कि ऐसे तो लोगों को समझ में आ रहा, पढ़े लिखे लोग होने लग गए हैं यहाँ पे, और पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। तो बोले कि थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी उन्हें पावर देनी पड़ेगी, इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, पावर भी देनी पड़ेगी, और ऊपर से एक और चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि गुस्सा तो लोग हुए। क्यों हुए? सबसे पहली चीज कि वायसराय ने नॉमिनेट किया, वायसराय ने नॉमिनेट किया, तो बोले इसमें हमारी इच्छा कहां पे है? तो आप तो अपने अपने मर्जी से सिर्फ उन्हीं को नॉमिनेट करोगे जो तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। लोगों को समझ में आई ये बात, और उनको भी समझ में आई कि लोगों की समझ में आ गई। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं जब हम 1892 की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत की। हालांकि वर्ड इन्होंने नहीं लिखा कि इलेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हमें दिखाई देती है 1892 से, कि सभी लोग वायसराय के नॉमिनेशन से नहीं आएंगे, कुछ लोगों को कुछ गिने चुने लोग चुन के भेजेंगे। जैसे चैम्बर्स होते थे, जितनी इंडस्ट्रीज होती थी उनके चैम्बर होते थे, यूनिवर्सिटीज जो होती थी तो वहां के लोग जो है कुछ लोगों को चुन के भेजेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत दिखाई देगी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारी भी कुछ पूछ है, हमको भी कोई यहाँ पूछने वाला है, लोगों का गुस्सा शांत हो। तो गुस्से शांत करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। फिर उसके बाद बोला कि तुमने हमें बुला तो लिया है, लेकिन पावर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, बिना पावर के बैठा के क्या करोगे? तो यहाँ पे इनको थोड़ी बहुत पावर देने की बात की जाएगी। और क्या पावर देंगे? तो उसी पावर को देखते हैं कि क्या पावर दी जाएगी। कि इन्हें बोला गया कि आप यहाँ पे आओ और बजट को डिस्कस कर सकते हो। पहले कोई पावर नहीं थी, अब यहाँ पे उससे सीधा किसकी बात आ गई है? बजट को डिस्कस करने की पावर आ गई है। और बजट को डिस्कस करने की पावर छोटी पावर नहीं होती है। यहाँ पे इंडियंस के लिए पैसा खर्च करने की बात की जा रही है, इंडियन से पैसा कलेक्ट करने की बात की जा रही है। आप उसमें डिस्कशन का हिस्सा हो, यानी आप अपने पॉइंट रख सकते हो और चाहो तो मनवा भी सकते हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक पावर मिली, कौन सी मिली? डिस्कस करने की। किसको? बजट डिस्कस करने की पावर मिली। और उसके साथ साथ एक और पावर मिली कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछना एक छोटी बात नहीं होती। जहां पे सामने खड़े होने की इजाजत नहीं होती थी, वहां पे आप इंडियंस को अलाउ कर रहे हो कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछ लें। तो ये छोटी पावर नहीं थी। और यहां से लोगों को लगा अच्छा हमारे लिए तो कुछ अच्छा काम हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए धीरे धीरे हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस तरह से हल्की हल्की पावर अब इंडियंस के पास ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्कस बजट प्लस क्वेश्चन आस्क। लेकिन इसमें एक चीज थी, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया, आप उसको फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए परमिशन नहीं दी, सिर्फ क्वेश्चन पूछा, बात खत्म। ये क्वेश्चन भी जब पूछा जाता था, इसको नोटिस में पूछा जाता था कि आपको कम से कम 6 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इनकी कार्रवाई चलती थी। अब यहाँ पे इनका जो अगर हम देखेंगे मेंबरशिप, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी। कितनी कर दी? अगर हम देखें तो पुराने वाले में 6 थी, 6 से 12 किया हुआ था, यहाँ 10 से 16 कर दिया। यहाँ पे इन्होंने इसकी स्ट्रेंथ को 16 लेके चले। कितना लेके चले? 16 लेके चले। और यहाँ पे भी अगर हम कहेंगे, अगर ये 16 हो गया है तो नॉन ऑफिशियल मेंबर भी बढ़ेंगे उसी प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हमारे बढ़ गए। लेकिन मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी ऑफिशियल की ही रहेगी। अब डिफरेंस मत पूछना नॉन ऑफिशियल क्या होता है, ऑफिशियल क्या होता है, वो हम पिछले 1861 वाले में बता चुका हूँ। तो हम कहेंगे कि ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी बरकरार है। जो ब्रिटिशर्स के सर्विस वाले हैं वो अभी भी मेजॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी से जब कोई डिसीजन लिया जाएगा तो किसकी सुनवाई होगी? तो हमेशा यही जीतेंगे, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कुछ ना कुछ पावर यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी इंडियंस को, तो वो हमें 1892 में दिखाई देगी। नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और नॉन ऑफिशियल का कुछ तो नॉमिनेशन के द्वारा आएंगे, वाइसराय कुछ को नॉमिनेट करेगा, प्लस कुछ एक को इन्होंने बोला कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आप आ सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है इलेक्शन का।
ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का इन्होंने नाम नहीं लिखा है कि इलेक्शन के द्वारा आएंगे, लेकिन इलेक्शन जैसा ही कुछ, ठीक है, इसीलिए इसको लिखा है एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन जैसा ही कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हमें कहां से दिखाई देती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हमें 1892 से दिखाई देती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को दिया परमिशन, चैम्बर्स जितने भी इंडस्ट्रियल चैम्बर होते हैं अपना एक वो बना के रखते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं, उसे चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो चैम्बर को उनको दे दिया कि आप अपने में से एक लोग को भेजो। तो यहाँ पे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो जाती है। तो ये इसके मेन पॉइंट थे। अब इससे आगे चलते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि हमें थोड़ी सी और पावर मिलेगी, लेकिन इससे जस्ट पहले का कंटेक्स्ट देखते हैं। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इससे पहले का, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। जब भी आप इस तरह से दो नाम देखें, जैसे इससे पहले, इसके बाद भी आएगा एक 1919 में, जिसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो जब भी इस तरह के दो नाम आपको दिखाई दें, तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहला नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है और दूसरा नाम है वो वाइसरॉय का है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग उलझ जाते हैं। ये नाम देके बोल दिया जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था। तो हमेशा ध्यान रखना कि पहला नाम है जो बड़ा है, बड़ा कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और दूसरा नाम है जो छोटे लेवल पे है, छोटे लेवल पे कौन है? वाइसरॉय। क्लियर है? तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? मॉर्ले, और वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड मिंटो। हमारे वाइसरॉय थे उस टाइम पे, किस टाइम पे? 1909 में। 1909 किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? 1909 से जस्ट पहले अगर आप देखें तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, किस लिए? यहां पे किसी न किसी तरीके से हम देखेंगे कि कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जा रही है। क्या खेला जा रहा है? कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगी कि एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमें यहां पे दिखाई देगी कि इंडियंस को आपस में डिवाइड कर दो। कहीं ना कहीं इन्होंने मुस्लिम और हिंदू वाला कार्ड यहां पे खेलना शुरू कर दिया कि जहां पे हिंदू मेजॉरिटी है उसको इस हिसाब से डिवाइड करो कि उस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाए। तो इस तरीके से इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की नींव रखी। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद अगर आप देखो 2-3 साल के बाद, हम देखें 4 साल के बाद, हमारा क्या आता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसे हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक चीज की शुरुआत हुई है, क्या? डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई है, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी एक और चीज की शुरुआत हो रही है, इंडियंस को पावर ज्यादा मिलती जा रही है। पहले में इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया, कोई पावर नहीं दी। दूसरे में क्या किया गया? बजट डिस्कस करने की, क्वेश्चन पूछने की पावर दे दी। और तीसरे में क्या करेंगे? तीसरे में उनको रिजोल्यूशन या मोशन मूव करने की पावर दे देंगे। यानी अगर कोई लॉ कोई बनाना चाहे तो इनिशिएट नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन यहां पे बोला कि किसी को अगर कोई लगता है कि ये लॉ होना चाहिए, वो उसके प्रति रिजोल्यूशन ला सकता है, मोशन ला सकता है। तो अपनी तरफ से भी हम लॉ को लाने के लिए पावर मिल गई है। इंडियंस को क्या पावर मिल गई है? दे कैन पास रिजोल्यूशन, दे कैन पास द मोशंस। यहां पे स्ट्रेंथ बढ़ती हुई आ रही है। पहले वाले में 6 थी, 6 से लेके 12 तक, दूसरे में 10 से 16 थी, यानी कि 6, 12 और 6, 16, और इसमें आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 60। यहां पे आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 60, 6, 16, 60, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 6 हुई, 16 हुई, फिर 60 हुई, और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे प्रोविंशियल जितने भी थे, प्रोविंशियल हमारी काउंसिल्स थी, प्रोविंशियल काउंसिल्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाएगी? एक प्रोविंशियल के आप याद रखने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो सिर्फ इतना याद रखो कि प्रोविंशियल काउंसिल्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। अब और क्या किया जाए कि इंडियंस को पावर मिलनी शुरू हो। तो यहां पे अगर आपको ध्यान हो, हम इंडियंस को इन्वॉल्व सिर्फ एक जगह पे कर रहे हैं। वाइसरॉय के पास 2 काउंसिल है। क्या क्या? एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और दूसरी कौन सी काउंसिल है? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्योंकि फाइनली डिसीजन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके ही लेता है। पावरफुल यही है, लेकिन हम इंडियंस को कहां पे, जो लो पावरफुल है, कम पावरफुल है, वहां पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब दिक्कत आए कि हमें इंडियंस को थोड़ी और पावर देनी चाहिए और इंडियंस को यहां भी इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं, और यहां पे भी इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत हो जाती है। कहां शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो तो एक बार आपने लॉ मेंबर जोड़ा था, अगर याद हो लॉर्ड मैकोले को जोड़ा गया था, बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। किसको? लॉर्ड मैकोले को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़ा था एज ए लॉ मेंबर। ऐसे ही यहाँ पे भी बोला जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें एक और मेंबर जोड़ दो और उसको क्या बनाओ, उसको एज ए लॉ मेंबर जोड़ दो। और यहाँ पे पहला जो इंडियन यहाँ पे ऐड होगा, ये जो लॉ मेंबर जुड़ा है ये इंडियन जुड़ता है और इसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एक एडिशन की शुरुआत हो जाएगी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हमारे यहाँ पे एक ऐड हो जाएंगे। कहाँ पे? तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को जोड़ने की शुरुआत हो जाती है। कौन बनाया पहला? तो यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ऐसे ही प्रोविंसेस में गवर्नर्स होते थे, तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी वो जोड़ने की बात की गई। अब कहाँ कहाँ कौन कौन जुड़ा वो ज्यादा हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक इसको अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इतना सब कुछ जोड़ा, लेकिन फिर भी सेंट्रल अगर हम देखें लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे कितनी हो गई? 60 हो गई स्ट्रेंथ। इंडियंस को भी बढ़ाया गया, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी बनी हुई है। क्या? ऑफिशियल मेजॉरिटी। कहां पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन प्रोविंसेस में जब हमने बोला कि उनको पावर देनी शुरू की है, नीचे पावर देनी शुरू की है, प्रोविंसेस में फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आ गई। प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आ गई। और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का मतलब है कि वहां पे इंडियंस की मर्जी से होगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। क्या? कि ये प्रोविंसेस जो भी डिसीजन लेंगी, फाइनल डिसीजन उसको भेजती हैं वायसराय के पास। जब तक वायसराय साइन नहीं करेगा तब तक इनका कोई डिसीजन माना नहीं जाता। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। लेकिन ये एक अच्छा हो रहा था कि एक तरह से हम कहेंगे कि इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे हम कहेंगे कि गवर्नमेंट में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हमारा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इतनी चीजें क्लियर हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था? काउंसिल एक्ट ऑफ 9909। इससे जस्ट पहले क्या हुआ है? पार्टीशन हुआ बंगाल का। तो कौन सा गेम खेलने की कोशिश की जा रही थी? डिवाइड एंड रूल का। और उसी डिवाइड एंड रूल को अगर एक्ट में नहीं डालते, एक्ट में भी डालेंगे ना, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से इन्होंने पार्टीशन कर दिया। उनका तो पर्पस था डिवाइड एंड रूल का। उस डिवाइड एंड रूल को एक्ट में भी डाला गया। और यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की जाती है। सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की जाती है और डिवाइड एंड रूल का खेल जो है यहाँ पे भी खेला गया, जो 1905 आपको बंगाल में दिखाई देगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल में। उसी हिसाब से यहाँ पे भी बोला गया। क्या बोला गया? कि अगर इलेक्शन करना है, क्या बोला गया? कि जब भी इलेक्शन करना है, वो इलेक्शन में अगर मुस्लिम्स को चुना जाना है तो उसके लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट डालेंगे। कुछ सीटें ऐसी रखी गई, कुछ सीटें ऐसी रखी गई कि जहां पे मुस्लिम्स चुने जाएंगे, लेकिन उनके लिए वोट भी मुस्लिम ही डालेंगे। उनके लिए हिंदू वोटिंग नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में एक तरह से डिवाइड करने की, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो खेली जा रही है। और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमें यहाँ भी दिखाई देती है। और इसी को सेपरेट इलेक्टोरल बोलते हैं। और इसी को भी हम कहेंगे, इसी वजह से हम कहेंगे कि लॉर्ड मिंटो जो ये लेके आए थे एक्ट, इनको बोला जाता है इंडिया में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, जहां पे हम कहेंगे कि यहां से कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। और इसी में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा आगे चलोगे तो क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा आगे आप देखोगे तो ये कम्युनल इलेक्टोरेट बढ़ता चले जाएगा।
फिर ये सिख को भी मिलेगा, क्रिश्चियंस को मिलेगा, एंग्लो इंडियन को मिलेगा। देन उसके बाद 1935 में जाओगे तो लेबरर्स को मिल जाएगा, वो लेबरर्स को दिखाई देगा, शेड्यूल कास्ट को दिखाई देगा, उनके लिए भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो हम तीनों काउंसिल एक्ट का एक बार रिकैप कर लेते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो रिकैप करते हैं इसका जल्दी जल्दी। तो एक आप टेबल बना सकते हैं अगर चाहें तो अपने पास, ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो जाए। सबसे पहला तो यहाँ पे लिख लीजिए 1861, उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1892, और उसके बाद हम कहेंगे 1909। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे शॉर्ट लिव्ड एक्ट कौन सा था जिसकी उम्र सबसे कम थी, ऐसा कौन सा था जो सबसे कम टाइम के लिए एक्ट रहा, तो वो ध्यान रखना 1909, क्योंकि इसी के जस्ट 10 साल बाद 1919 का एक एक्ट आ जाता है। तो ये ज्यादा दिन रहा नहीं है, सिर्फ 10 साल के लिए यहाँ पे रहा था, और 10 भी पूरे नहीं रहा। ठीक है, तो इतना चीजें इसमें ध्यान रखना। 1861 में कितने मेंबर थे? 6। यहां कितने हुए? 16। यहां कितने हुए? 60। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? यहां पे इंडियन को इन्वॉल्व किया गया? हाँ किया गया। कितने? 3। कैसे? नॉमिनेशन के द्वारा। कौन नॉमिनेट करेगा? वॉयसराय। कौन थे 3 मेंबर? याद होने चाहिए, थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। यहां पे इंडियन को इन्वॉल्व किया गया? हाँ किया गया। कैसे? कुछ को नॉमिनेट करते थे और कुछ को इनडायरेक्ट इलेक्ट करके। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही था, नॉमिनेशन भी था प्लस इलेक्शन भी थे। क्लियर है? ये तो हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। यहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को रखा? नहीं रखा। यहां किसी को रखा? नहीं रखा। लेकिन 1909 में फर्स्ट टाइम इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इन्वॉल्व किया गया, और फर्स्ट जो बने वो कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एज ए लॉ मेंबर यहां पे जुड़े हैं। एज ए लॉ मेंबर इसमें जुड़े हैं, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। अब बात करते हैं इनकी पावर की। पावर, यहां पे कुछ पावर मिली थी 1861 में? नहीं, सिर्फ इंडियन को इन्वॉल्व किया गया था, पावर कुछ नहीं दी। यहां पे कुछ पावर दी? हाँ, पावर तो बढ़ानी थी ना, 1892 है। ठीक है, ध्यान रखना। यहां कुछ पावर बढ़ानी थी। क्या पावर दी? यहां पे बजट को डिस्कस करने की पावर दी, प्लस क्वेश्चन पूछने की पावर दी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, अगर आप लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यहां पे क्या पावर दी? यहां पे क्या पावर दी? यहां पे वो रिजोल्यूशन या मोशन मूव कर सकते हैं, यानी कि अपनी तरफ से भी वो कानून को आगे ले जा सकते हैं, अपनी तरफ से भी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं इसको, ये पावर दी। और क्या क्या स्पेशल अगर हम कहें क्या हुआ था, तो ये 1861 में एक नई चीज शुरुआत हुई थी। क्या? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हमें दिखाई देगी। पोर्टफोलियो सिस्टम हमें यहां दिखाई देगा। 1892 में ऐसा कुछ दिखाई दिया? तो 1892 में ऐसे कोई बड़ी बात हुई नहीं थी जिसको हम बता सके कि ऐसा कुछ यहाँ पे शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पे जरूर शुरुआत होती है। यहाँ पे शुरुआत होती है कम्युनल अवार्ड की, कम्युनल इलेक्टोरेट की, सेपरेट इलेक्टोरेट भी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की हमारी शुरुआत हो जाती है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये 3 हमारे काउंसिल एक्ट थे जहां पे इंडियंस को इन्वॉल्व करने की शुरुआत हमें दिखाई देगी, और इसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो आप चाहें तो इसका राइटिंग मेरी समझ में आएगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अदरवाइज
आपको ये टेबल आप अपने आप खुद बना लेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा और आप इसको भूलेंगे नहीं फिर कभी। ठीक है, इतनी सी बातें हुई थी बस, ये सारी मैंने एक साथ लिख दी इसमें। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर हम कहें कि हमारे बेसिकली 2-3 और बचे हुए इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैं उसको भी करने लग जाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास को, इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास में जो बचे हुए बेसिकली तो 2 ही है इंपॉर्टेंट, 1919 और 1935, इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी और अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं और आगे के जो हमारे जो बचे हुए 2 एक्ट हैं उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू।